नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। न्यूज इंडिया एक बार फिर हाजिर है अपने ग्राउंड जीरो के हीरोज के साथ। इस खास बुलेटिन में हमारे हीरो बताएंगे हर खबर की जमीनी हकीकत, वो भी ग्राउंड जीरो से। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। त्यागी जी, ये बताइए, जिस तरीके से आप लोग आज यहाँ पे आए हुए थे, साफ तौर पे कहा गया है कि धर्म संसद में बहुत सारी बातें जो हुई हैं उस पर आपत्तियां जताई गई। 32 से ज़्यादा IPS IAS ऑफिसर्स जो रिटायर्ड हैं, उन्होंने इसका विरोध किया। क्या है ये? देखिए, ये एक प्रोपेगेंडा है सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए कांग्रेसी, क्योंकि कांग्रेस मुसलमानों को मजबूत करके हिंदुओं का कत्ल कराना चाहती है और जो मुसलमान वोटों की राजनीति कर रहे हैं वो भी कांग्रेस के कदमों पर कदम मिलाकर उन मुसलमानों को मजबूत कर रहे हैं कि जो कि हिंदुओं का कत्ल करना चाहते हैं जिहाद के नाम पर, हिंदुओं का कत्ल करना चाहते हैं कुरान के नाम पर, हिंदुओं का कत्ल करना चाहते हैं मोहम्मद के नाम पर। तो ये कत्ल हिंदुओं का हम नहीं होने देंगे। हिंदू संगठित हो रहा है इसलिए पाकिस्तान में बेचैनी है, हिंदू संगठित हो रहा है इसलिए मुस्लिम वोटों की राजनीति करने वाली सियासी पार्टियों में बेचैनी है। वो चाहते हैं धर्म संसद ना हो। क्यों ना हो? कोर्ट ने तो मना नहीं किया, धर्म संसद क्यों ना हो? अगर तुम मेरी हत्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा धर्म यह कहता है कि काफिरों को मार दो, हिंदुओं को समाप्त कर दो, तो भाई वो तुम्हारा धर्म नहीं है, उस धर्म को हम नहीं मानते। ऐसे धर्म के खिलाफ हम आवाज उठाते हैं जो हिंदुओं को मारने की बात करते हैं। हम उनको मिटा देंगे हिंदुस्तान से, वो हमको कैसे मिटाएंगे? सत्यमेव जयते की जगह शस्त्रमेव जयते कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा। वो पागल वकील है, वो वकील नहीं, वो कांग्रेसी दलाल है। वो कुछ भी कह सकता है। हिंदुओं को बदनाम करने के लिए वो इस तरह के बहुत से अल्फाज कोर्ट में इस्तेमाल करता रहा है, क्योंकि वो पेशे से वकील है, इसलिए वो अपनी बात को कोर्ट में आसानी से रख लेता है। लेकिन वो कांग्रेस का दल्लाल। आप लोग क्या करेंगे? उत्तराखंड जाने की बात हो, हरिद्वार फिर आप जाएंगे? हम हरिद्वार जा रहे हैं और साधु संतों ने कोई गलत बात नहीं कही, और जो उन्हीं ने मुकदमे दर्ज किए हैं, धामी जी को हिंदुस्तान का नेतृत्व कर रहे मोदी जी और अमित शाह जी से सीखना चाहिए। धामी जी को योगी आदित्यनाथ जी से सीखना चाहिए कि प्रदेश की हुकूमत कैसे चलाई जाती है, हिंदू धर्म की रक्षा और सनातन धर्म की रक्षा कैसे करनी चाहिए, ये उनको सीखना चाहिए। उत्तराखंड में 2-2 FIR जिहादियों की तरफ से हम लोगों के खिलाफ कैसे लिख दी गई? हम जा रहे हैं, अगर हम दोषी हैं तो सारे संतों की तरफ से हमको गिरफ्तार। आप लोग भी सुप्रीम कोर्ट मूव करने की तैयारी कर रहे थे, अपनी बात रखने। हम किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे, हमारा कोर्ट भगवान का कोर्ट है। तो यहाँ पर बात करें, जिस तरीके से संत समाज जो है वो मौजूद है, और खुद वसीम रिजवी की अगर बात करें, जो कि अब हिंदू धर्म में आ चुके हैं, और निश्चित तौर पे इस तरीके की जो बातें उठ रही हैं उसके बाद से अब संत समाज जो हरिद्वार जाएगा और वहाँ के मुख्यमंत्री से भी मिलने की बात आ रही है। कैमरामैन शिव कुमार भारद्वाज के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। बातचीत करने के लिए यति नरसिंहानंद सरस्वती जी हैं। महाराज जी, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सीधे तौर पर नोटिस जारी कर दिया गया जवाब देने की। लेकिन देखिए कितनी बड़ी बात है, अलीगढ़ का जो हमारा विश्व धर्म संसद है उस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। ये जीत है हमारी। सुप्रीम कोर्ट में कुछ इसका मतलब अब सेंसेबल लोग हैं और हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ रहेंगे। कपिल सिब्बल इस मामले की पैरवी करने जाते हैं, उसके बाद से अगर हम देखें 32 IPS रिटायर्ड IAS पैरवी कर रहे थे। ये किस तरीके का एक माहौल बनाने की कोशिश? ये हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं को समाप्त करने का षड्यंत्र है जो पिछले 1400 साल से चल रहा है। ये इस्लाम के जिहाद के दलाल सऊदी अरब के पैसे से, विदेश के पैसों से इस काम को कर रहे हैं। आज हिंदू हमारी बातों से जागा है। पहली बार इतने सारे सन्यासी खड़े हुए हैं लड़ने के लिए, और ये अभी लड़ाई बहुत आगे जाएगी। आप लोग हरिद्वार जाएंगे फिर से, क्योंकि यज्ञ रखा गया 18 या 19 तारीख को? नहीं, हमारी तो पहले प्रतिकार सभा है, और हमारे त्यागी जी ने, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी ने ये कहा है कि हम वो वहां जाएंगे और कहेंगे कि अगर उन्होंने कोई अपराध किया तो जेल में डालो। मैं उनके साथ हूँ। बिल्कुल। तो ये यति नरसिंहानंद जी थे। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पे सुनवाई थी और तमाम जो संत थे वो भी इनके साथ में यहाँ पे मौजूद हैं। ये बताइए कि किस तरीके से देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उत्तराखंड सरकार को कि इस पे कार्रवाई करे, 10 दिन के अंदर इसमें फिर दोबारा सुनवाई है। देखिए, वो हम माननीय न्यायालय का पूरा सम्मान करते हैं। हम चाहते हैं कि इस्लाम के जो आसमानी किताब है उसकी चर्चा माननीय न्यायालय मेंशन करे।
आप देखिए कि वो तालमेल क्या है कि इमरान खान का ट्वीट और कपिल सिब्बल का PIL एक साथ होता है। ये इस पर चर्चा क्यों नहीं होती हमारे देश में? आप ये समझिए कि जो हमारे देश में ये तमाम तरह की बातें वहाँ पर बताया गया बरेली में कि हमारे युवा हथियार उठा लेंगे। हथियार है तभी तो कह रहे थे, हम तो मांग कर रहे थे कि हमें हथियार दे दो आत्मरक्षा के लिए, तो इतना प्रोपोगंडा बना दिया गया। और वहाँ तो कह रहे हमारे हथियार उठा लेंगे। वहाँ पर कितने लोगों ने प्रश्न उठाया, आप ही बताएं। क्या सभी धर्म संसद जो होती हैं, उन सभी धर्म संसद में जिस तरीके की बातें होती हैं, आपको क्या लगता है इस तरीके से अगर चीजें हुई तो धर्म संसद को भी बाद में रोका जाए? धर्म संसद का क्या मतलब है? धर्म संसद का मतलब है कि हम मानवता को बचावें। अब जब दूसरे लोग उनके किताब में लिखा है हमारी हम वाजिबुल कत्ल हैं, इस पर चर्चा हमारे देश में नहीं हो रही है। कह रहे सेकुलर देश है। कैसा सेकुलर देश है जिसमें हमारा गला काटने की बात लिखी है? आप बताएं। बिल्कुल, तो यहाँ पर तमाम जो संत थे वो भी आए हुए थे। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, उत्तराखंड सरकार को इस पे नोटिस जारी किया गया है और साफ तौर पे कहा गया है कि इस पूरे प्रकरण पे जिस तरीके से मामला दर्ज हुआ है उस सभी मामलों को ध्यान से देखा जाए, उस पर विशेष तरीके से। हालांकि अगर बात करें तो यहाँ का जो संत समाज है उसका कहना है कि वो उत्तराखंड जाएंगे और हरिद्वार में भी एक कार्यक्रम का आयोजन है, उसमें भी ये लोग शामिल होंगे। कैमरामैन शिव कुमार भारद्वाज के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए डॉक्टर नरेश सैनी हैं। नरेश जी, आप बीजेपी में शामिल हुए, 2022 का विधानसभा नज़दीक है, किस तरीके से देखते हैं? मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी की नीतियों से प्रभावित होकर और प्रदेश में अपने मुख्यमंत्री आदरणीय योगीनाथ जी की नीतियों से प्रभावित होकर और उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी की नीतियों से प्रभावित होकर, आदरणीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी की नीतियों से प्रभावित होकर और आदरणीय अपने प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी की नीतियों से प्रभावित होकर आज मैंने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा को ज्वाइन करने का काम किया। पर अगर वही बात की जाए तो प्रियंका गांधी खुद मैदान में उतर चुकी हैं, लगातार कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रही है। आप कांग्रेस छोड़ करके पार्टी में आए हैं, बीजेपी में आए हैं, क्या लग रहा है कांग्रेस वहाँ कमज़ोर नज़र आ रही है आपको? मैं क्या कह रहा है, ये तो जनता कह रही है, रिजल्ट बता रहा है क्या रिजल्ट है कांग्रेस के, तो उसमें तो कहीं भी जनता में तो कहीं कांग्रेस पार्टी नहीं है। मेरा एक आखिरी सवाल है, क्या आप 2022 का चुनाव लड़ेंगे? जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व फैसला करेगा उसको मैं मानने का काम करूँगा। जो राष्ट्र नेता कहेंगे और जो जनता का फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। कैमरामैन उपेंद्र रावत के साथ दीपक चौबे, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी। आज आप बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्या लग रहा है, क्या फ्यूचर दिख रहा है आपको? हमने देखा है माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, विकास की रफ्तार पकड़ी है प्रदेश में। माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। पंजाब दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा के साथ किस तरीके से एक साजिशन, खूनी साजिश करके सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया था, यह एक स्टिंग ऑपरेशन से स्पष्ट हो गया है। और ये स्टिंग ऑपरेशन इस बात को बताता है कि यह एक शरारतपूर्ण साजिश, शरारतन आयोजित की गई साजिश, पूर्व प्रायोजित साजिश का हिस्सा है। यह एक सुरक्षा के साथ की गई कॉन्स्पिरेंसी है और स्पॉन्सर्ड है। अब यह स्पष्ट हो गया है। आश्चर्य होता है कि देश के सर्वोच्च कार्यकारी संवैधानिक प्रमुख के साथ की सुरक्षा के साथ
ब्लू बुक और प्रोटोकॉल के तहत भी सुरक्षा के जिन सामान्य नियमों का पालन पंजाब सरकार को करना चाहिए था, जिसके तहत प्रधानमंत्री जी के आगमन पर राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्य सचिव और राज्य के पुलिस महानिदेशक स्वयं उपस्थित होकर के भौतिक उपस्थिति से अगवानी करते, उस सामान्य शिष्टाचार और प्रोटोकॉल का भी पालन पंजाब की सरकार ने नहीं किया था। किसी भी वीवीआईपी मूवमेंट के पहले इंटेलिजेंस के इनपुट आते हैं। लोकल इंटेलिजेंस पूरे रूट चार्ट को, पूरे मूवमेंट को विस्तृत रूप से शासन के संज्ञान में उपलब्ध करवाती है और इंटेलिजेंस इनपुट होने के बावजूद, क्योंकि खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए कुछ तत्वों के बयानात जिस प्रकार से आ रहे थे और इंटेलिजेंस इनपुट जिस रूप में थे, और यह इंटेलिजेंस इनपुट में पहले से था कि प्रधानमंत्री जी की रैली में 1 लाख से अधिक लोग आएंगे, उस सब के बावजूद मौसम खराब है, वैकल्पिक रूट की व्यवस्था भी पहले से वहां के स्थानीय प्रशासन और शासन के संज्ञान में था, लेकिन फिर भी इन सब की अनदेखी करते हुए प्रधानमंत्री जी की फ्लीट को वहां पर रोका गया था जहां पर कोई भी ड्रोन का हमला या सुरक्षा पर आसानी से सेंध लगाने की शरारतपूर्ण चेष्टा हो सकती थी। और इन सब की अनदेखी पंजाब सरकार ने किया। प्रधानमंत्री जी के पंजाब विजिट के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री की उपस्थिति न होना, वहां के मुख्य सचिव और डीजीपी के अनुपस्थित होना, ये ब्लू बुक और प्रोटोकॉल का उल्लंघन तो है ही, लेकिन मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री ये कहकर के पल्ला नहीं झाड़ सकते कि वह एक कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए थे, जबकि उस दौरान हर व्यक्ति इस बात को देखता है कि वे बिना मास्क के विचरण करते हुए देखे गए और वह इन सब की यानी सुरक्षा की खिल्ली उड़ाते हुए भी देखे गए। इस सारा घटनाक्रम इस बात को प्रदर्शित करता है कि देश के सर्वोच्च कार्यकारी प्रमुख की सुरक्षा के साथ, देश की संवैधानिक संस्थाओं के साथ, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ और देश के सम्मान के साथ किस शरारतपूर्ण तरीके से कांग्रेस पार्टी आज खिलवाड़ कर रही है। मुख्यमंत्री का यह बयान न केवल हास्यास्पद और निंदनीय है कि उन्होंने प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक के बारे में कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रभारी को सूचित किया था। ये इस साजिश, इस खूनी साजिश को और भी पर्दाफाश करता है। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इतना गैर जिम्मेदाराना तरीके से
सुरक्षा की एक भीषण खामी के प्रति एक ऐसे व्यक्ति को सूचना देने की बात कर रहे हैं जो न पंजाब से न भारत सरकार से किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं जुड़े हैं और यह उनके गैर जिम्मेदाराना रवैये को प्रदर्शित करता है। कांग्रेस पार्टी और पंजाब की सरकार सुरक्षा से जुड़े हुए इन सभी मामलों में न केवल भारत के संवैधानिक प्रावधानों का खुले काम उल्लंघन कर रही थी बल्कि इस देश के खिलाफ एक साजिश कर रही थी। और इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस के नेताओं का अन्य नेताओं के भी गैर जिम्मेदाराना बयान। कांग्रेस पार्टी को इस पूरे मामले में इस देश से माफी मांगनी चाहिए और जो कुछ भी 5 जनवरी के दिन इस देश के खिलाफ साजिश करने के लिए प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ साजिश करते हुए कांग्रेस पार्टी ने करने का प्रयास किया है, वह कांग्रेस पार्टी की असलियत को भी पूरे देश की जनता के सामने प्रस्तुत करता है कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा और भारत के संवैधानिक मूल्यों और मापदंडों की कैसे अवमानना कांग्रेस पार्टी के द्वारा और एक सरकार के द्वारा किया गया है। यह उन्हें देश की जनता के सामने स्पष्ट करना होगा और देश की जनता से उन्हें माफी भी मांगनी चाहिए। धन्यवाद जी। आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। दरअसल पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के मामले पर उन्होंने पंजाब के सीएम चन्नी के खिलाफ निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे ये गैर जिम्मेदाराना रवैया उनका है और इस पूरी घटना के पीछे कोई साजिश की आशंका भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताई है। तो दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और खबर यह है कि उन्होंने पंजाब के सीएम चन्नी पर निशाना साधा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा वो हमने आपको बात सुनाई। उन्होंने आरोप लगाया जो कुछ भी हुआ 5 तारीख को प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में जो चूक हुई, इस मामले में उन्होंने कहा कि घोर लापरवाही है, साजिश की बू भी उन्हें महसूस हो रही है। तो सीधे निशाने पर रहे पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस। और एक बार फिर से देखिए ग्राउंड जीरो के हीरोज। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, आज आप बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्या लग रहा है, क्या फ्यूचर दिख रहा है आपको? हमने देखा है माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, विकास की रफ्तार पकड़ी है प्रदेश में। माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूती की तरफ है, विकास की तरफ है। उससे प्रभावित होकर आज हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। अगर बात की जाए तो जहाँ एक तरफ कई लोग बीजेपी छोड़ समाजवादी में जा रहे हैं, आज समाजवादी पार्टी छोड़ के, क्योंकि अखिलेश यादव का कहना है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अभी हमारे स्तर की बात नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। तो आखिरी सवाल, क्या चुनाव लड़ेंगे आप? ये पार्टी तय करेगी और पार्टी लड़ाएगी तो लड़ेंगे। तो अगर पार्टी लड़ाएगी तो हम चुनाव लड़ेंगे, ये कहना है डॉक्टर धर्मपाल सिंह का। कैमरामैन उपेंद्र के साथ दीपक चौबे, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब मॉडल के बाद आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने भी अब पंजाब के लिए 10 सूत्रीय एजेंडा दिया है। अरविंद केजरीवाल 2 दिन के पंजाब दौरे पर हैं और रैलियों पर रोक होने की वजह से वो घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। यानी आम आदमी पार्टी अब हर हाल में पंजाब पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेना चाहती है ताकि सत्ता पर काबिज हो सके। हालांकि आम आदमी पार्टी के लिए इसके साथ ही यह चुनौती भी खड़ी हो रही है कि उसके ऊपर पैसे देकर टिकट बेचने के आरोप भी जोर पकड़ रहे हैं।
आपको बता दें कि वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले भी आम आदमी पार्टी इसी तरह के आरोपों में घिरी थी और उसका राजनीतिक नुकसान भी आम आदमी पार्टी को काफ़ी हुआ था। लेकिन फिलहाल इन परिस्थितियों से इस बार क्या आम आदमी पार्टी निजात पा सकेगी, यह देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन आकाश के साथ कुलवीर दीवान, न्यूज़ इंडिया, चंडीगढ़। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई शहर में पिछले कुछ दिनों की बात करें, कोरोना के वायरस के जो मामले हैं उसमें कमी देखने को मिली है। हालांकि कई सारे लोग यह भी कर रहे हैं कि टेस्टिंग कम हुई है, इस वजह से आंकड़े सामने आ रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर जो है अभी भी आनी बाकी है और आगामी कुछ दिनों में जो है कोरोना की तीसरी लहर अपने पीक पे होगी। इन सारे विषयों पर हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मुंबई हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गौतम बंसाली जी, जो महाराष्ट्र के टास्क फोर्स में जो है सदस्य भी हैं और मुंबई के तमाम प्राइवेट अस्पतालों को जो है वो मॉनिटर भी करती हैं। सर, जिस तरीके से आंकड़े 3 से 4 दिन की बात करें, पहले 20,000 आते थे, 19,000, सडनली 13 से 11,000 जो है वो आंकड़े आने लगे। कई सारे लोग कह रहे हैं कि टेस्टिंग कम कर रही है महाराष्ट्र की सरकार, इस वजह से आंकड़े कम आ रहे हैं। कई सारे लोग कह रहे हैं कि अभी इसकी पीक जो है वो आनी बाकी है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई में अभी भी कोरोना की तीसरी लहर जो है वो पीक में आएगी? जहाँ तक टेस्टिंग की बात है, टेस्टिंग मुंबई एक पहला सिटी है कंट्री का जिसने विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन टेस्टिंग अलाउ किया था फर्स्ट वेव के टाइम में, और वो सिस्टम अभी भी चल रहा है। तो टेस्टिंग हमारे यहाँ पे भरपूर हो रही है। कल भी हमारे यहाँ 60,000 के ऊपर हुई, परसों हमारे यहाँ पे 70,000 के लगभग हुई। आंकड़े कम आ रहे हैं, मतलब केसेस थोड़े कम हो रहे हैं, लेकिन ये कहना बहुत ही जल्दबाजी होगा अभी भी, क्योंकि अगले 2 हफ्ते अभी भी हमारे मुंबई के लिए बहुत क्रूशियल है। केसेस कल 11,000 हुए थे, आज हो सकता है कि 15,000 17,000 हो जाए। 2-3 दिन तक केसेस प्लस माइनस रहेंगे। अभी जल्दी पीक नहीं आया, पीक आने में थोड़ा सा वक्त बाकी है। लेकिन सर, भारत सरकार जो कह रही है वो नया गाइडलाइन लेके, जो सेल्फ टेस्ट किट होता था, जो लोग घरों में करते थे, वो पॉजिटिव पाए जाने के बाद उसकी रिपोर्ट नहीं देते। आपको लगता है कि आपने कहा 60,000 जो है रोजाना टेस्ट किए जा रहे हैं, तो उसमें सेल्फ टेस्ट किट्स का भी बहुत बड़ा अंतर जो है वो देखा जा रहा है? डेफिनेटली हो सकता है, सेल्फ टेस्ट से लोग कर रहे हैं और काफ़ी लोग टेस्ट कर भी रही है। हमारी नॉलेज में भी, हमारे पास फ़ोन भी आते हैं। लेकिन जो सेल्फ टेस्ट से करने वाले हैं वो बाद में RT-PCR करवाते हैं। RT-PCR या रैपिड एंटीजन जितने भी टेस्ट होते हैं वो सारा हमारा BMC गवर्नमेंट के लाइन लिस्ट में जाता ही जाता है, बिना उसके हो नहीं सकता। सो टेस्ट जितने भी हो रहे हैं एक्सेप्ट होम केयर किट वाले, बाकी सारे टेस्ट हमेशा उस पर जाता है, गवर्नमेंट की लाइन लिस्ट में जाते जाते हैं। धन्यवाद। ये था हमारे साथ डॉक्टर गौतम बंसाली, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मुंबई में भले ही अभी फिलहाल केसेस जो है वो कम आ रहे हैं, लेकिन आने वाले 2 सप्ताह मुंबई शहर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोरोना अपने पीक पर जो है वो जरूर आएगा। कैमरा नवाज शेख के साथ शुभम पांडे, न्यूज़ इंडिया, मुंबई।